हेलो, नमस्कार। आप सबका सॉल्यूशन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो सर, हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की चर्चा कर रहे थे और मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आपसे बात कर चुका हूं। आई होप आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे। अगर इन केस वो मिस हो गए तो आप सॉल्यूशन पॉइंट एकेडमी यूट्यूब गूगल पे टाइप करें, आपको चैनल मिल जाएगा जहां आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए वहां से आगे बढ़ा जाए और आज नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आप मेरे साथ लिखेंगे तो शायद फिर कुछ किसी और बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एल्स आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल ICAI ने जो मॉड्यूल प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, सो लेट अस स्टार्ट एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? जैसा मैं हर बार कहता हूं, जानना जरूरी है हम कहां हैं, क्या करने वाले हैं। तो जानना ये जरूरी है कि आज क्या पढ़ेंगे। एसेंशियल्स का मतलब वो मूलभूत बातें, वो इंपॉर्टेंट चीजें जिनका किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत जरूरी है। इट इज कंपल्सरी, अदरवाइज द अग्रीमेंट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो ये सारी बातें अगर कॉन्ट्रैक्ट की होंगी, ये सारी मूलभूत बातें कॉन्ट्रैक्ट में कवर होंगी तो ही कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा, अन्यथा वो कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक वैलिड नहीं होगा। ठीक, तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो मेक श्योर कर लें कि जो ये एसेंशियल्स बताए जा रहे हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। अब सर, हम अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखें, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 10, जो कहता है कि ये एसेंशियल्स हैं, ये मूलभूत बातें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होनी ही चाहिए। राइट? उसके अलावा कई सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, पर वो पूरे एक्ट में अलग अलग जगह है लिखे हुए हैं। तो ये जो एसेंशियल्स हैं इनके दो हिस्से हो गए। वो एसेंशियल्स जो सेक्शन 10 में कवर्ड हैं और वो एसेंशियल्स जो अदर देन सेक्शन 10 में कवर्ड हैं। ठीक, तो आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वो एसेंशियल्स, वो मूलभूत बातें जो कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए और वो एक्ट में अलग अलग जगह लिखी हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल ने भी इसको समराइज एक जगह किया है, तो जैसा मैंने आपसे कहा आप मॉड्यूल को भी रेफर कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए बहुत जल्दी मैं शुरू कर देता हूं। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अदर देन सेक्शन 10। सेक्शन 10 नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक, तो पहला कवर करें। पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है? टू पार्टीज। अब आप कहेंगे साहब इसमें क्या खास बात है? अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है तो दो पार्टी होनी ही चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज one making the offer and another accepting it। और आपकी बात ठीक भी है कि ये तो होना ही चाहिए, इसमें क्या खास बात है, ये क्यों एसेंशियल है? एक्चुअली इसमें हिडन मैसेज है। जब हम कहते हैं देयर मस्ट बी टू पार्टीज, उसका मेन एसेंस कुछ और है, हमें कुछ और देखना है।
ठीक है, हमें कुछ और देखना है। क्या देखना है? वो देखना यह है द आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज मस्ट बी असर्टेनेबल। दोनों पार्टीज की आइडेंटिटी असर्टेनेबल होनी चाहिए। अब आप कहेंगे ये नया नाटक क्रिएट हो गया, मतलब आइडेंटिटी, अगर दो पार्टीज हैं तो उनकी भी कोई आइडेंटिटी है। तो उन्होंने इस एक्ट ने बताया कि जो भी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होंगी या तो वो नेचुरल पर्सन होंगी जैसे हम और आप, या फिर उस पार्टी का कोई लीगल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। लीगल एग्जिस्टेंस जैसे कंपनीज, कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस होता है, और आप जानते भी हैं कि कंपनी की अपनी ओन आइडेंटिटी होती है, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, डायरेक्टर एंड अदर्स। कंपनी की अपनी ओन आइडेंटिटी होती है सर। Whereas the firm, partnership firm, does not have its own identity. एक फर्म की आइडेंटिटी कहां से एस्टेब्लिश होती है? उसके पार्टनर्स से। अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर डायरेक्टर शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाए तो कंपनी कभी डिसॉल्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक लीगल पर्सन है। तो पहला एसेंशियल यहां पर क्या था? आइडेंटिटी शुड बी असर्टेनेबल, दैट इज द पार्टीज शुड बी ईदर नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। तो मैं इस बात को भी लिख देता हूं, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ईदर नेचुरल पर्सन or other person having legal existence। तो साहब इस बात को कभी भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, वेरी एसेंशियल, कि आइडेंटिटी असर्टेनेबल हो, विच मीन्स या तो नेचुरल पर्सन हो या फिर लीगल पर्सन हो। और अगर फर्म या एचयूएफ इनके साथ अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल नॉट अप्लाई। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट खत्म हो गया। आइए सर मैं दूसरे सेकंड एसेंशियल की बात करूं। इंटेंशन to create legal relationship। ये मैंने अपने पहले वीडियो में ही बताया था कि ये तो आईसीए का एसेंशियल है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, कि पार्टीज मस्ट हैव इंटेंट टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप। मैंने वहां पर आपको यह भी बताया था कि अगर पार्टीज का इंटेंट लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने मुझे बर्थडे पार्टी में बुलाया और मैं नहीं आ पाया, तो ये क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? क्या आप मुझे सू कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में? तो बात आई नहीं, तो ये सोशल अग्रीमेंट है, और सोशल अग्रीमेंट्स में सामान्यतः पार्टी का इंटेंट लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का नहीं होता है। ठीक, तो कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम उसी को कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे जब दोनों ही पार्टी का इंटेंट लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का हो। तो मैं ये पहली बात लिख दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली व्हेन parties have intent
to enter into legal relationship। जैसे मैंने पहले क्या लिखा था, मैंने लिखा था कॉन्ट्रैक्ट्स which give rights to legal obligation, then Indian Contract Act applies। आप वो लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। मैं साथ में ये भी मेंशन कर दूं, in case of social or domestic agreements, parties usually do not have intent to enter legal relationship। तो सामान्यतः सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में पार्टीज का इंटेंट लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का नहीं होता है, और इस वजह से वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो दूसरी बात ये याद रखिए कि दोनों पार्टीज का इंटेंट लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का होना चाहिए। आज चलिए एक केस ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, BALFOUR। वेरी गुड केस लॉ और लैंडमार्क केस लॉ है। केस लॉ क्या था, आइए इसको समझें। तो मिस्टर बी वॉज रिजाइडिंग abroad, right? So he agreed to pay certain money या certain sum as maintenance to his wife। ठीक, सो मिस्टर बी कहीं बाहर रह रहे थे और उन्होंने अग्री किया अपनी वाइफ से, क्योंकि हम शहर में नहीं हैं, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने मैं आपको भेजता रहूंगा। अग्री टू पे सर्टेन मनी पर मंथ एज मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, राइट? लेटर ऑन मिस्टर बी failed to pay agreed या promised sum। 2 महीने दे दिए, 3 महीने दे दिए, and then he failed to pay the agreed or promised amount। What wife has done? She sued Mr. B, अपने हस्बैंड को सू कर लिया, कोर्ट ऑफ लॉ में उनके खिलाफ रिट फाइल कर दी। अगेन इस केस का क्या कंक्लूजन है? फैक्ट्स तो बिल्कुल क्लियर है। मिस्टर बी वॉज रिजाइडिंग, अब एग्जाम में लिखना है तो जैसे मैं बोल रहा हूं आप वैसे एग्जाम में आप लिख सकते हैं। मिस्टर बी वॉज रिजाइडिंग अब्रॉड, फुल स्टॉप। ही अग्रीड टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी एज मेंटेनेंस पर मंथ टू हिज वाइफ। Mr. B failed to pay agreed sum. Wife sued Mr. B. Here हम क्या conclude करेंगे? Wife of Mr. B cannot recover the amount as agreement between them is social agreement। दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है वो सोशल अग्रीमेंट है। ठीक है जी। सो दिस इज वन ऑफ द केस लॉ। ऐसे ही देखिए कई सारे केस लॉ बन सकते हैं। देयर कैन बी नंबर ऑफ केस लॉज। जैसे सपोज करिए आपके फादर कहते हैं
कि अगर आपने फाउंडेशन पास कर लिया तो हम आपको 20,000 देंगे। अब आपने सीए फाउंडेशन पास कर लिया, पिताजी मुकर गए। अब अग्रीमेंट ही सोशल अग्रीमेंट है और इसलिए आप अपने फादर से रिकवर नहीं कर सकते हैं। अब आप कहेंगे साहब ये तो बड़ी नाइंसाफी है, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि पापा से पैसे निकलवा ही लिए जाएं? विकल्प है, बता देता हूं, लेकिन आप अप्लाई नहीं करना और ये आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे जाके हम पढ़ेंगे, अगर दो लोगों के बीच में कोई अग्रीमेंट हो रहा है, इफ देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्यार मोहब्बत, बिल्कुल नेचुरल, मतलब फादर डॉटर, फादर सन, मदर सन, अगर इनके बीच में कोई अग्रीमेंट है तो नेचुरल लव है। एक कंडीशन पूरी, जो अग्रीमेंट हो राइटिंग में हो, और थर्ड उस एग्रीमेंट को अगर रजिस्टर करा लिया जाए अंडर द लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स, जो भी लॉ उस समय एप्लीकेबल हो जाके उसको रजिस्टर करा लीजिए। तीन कंडीशन, एग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव अफेक्शन, राइटिंग में हो, और थर्ड इट शुड बी रजिस्टर्ड, तो आप रिकवरी कर सकते हो। ये सब बाद में पढ़ेंगे। अभी तो ये समझना है कि जितने सोशल अग्रीमेंट होते हैं वहां पर पार्टीज का इंटेंट लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का नहीं होता है और इस वजह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई नहीं है। बात समझ में भी आती है? तो दिमाग में ये रखना है, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लागू करवाना है किसी कॉन्ट्रैक्ट पर तो पार्टीज शुड हैव इंटेंट टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप। तो दो एसेंशियल्स खत्म। आइए साहब तीसरे एसेंशियल की तरफ बढ़ जाएं। अच्छा एक चीज और ऐड कर, अगर यही जो बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस था, यहां पर अगर कोर्ट ने से दोनों के बीच में डिवोर्स का केस हुआ और कोर्ट कहता मिस्टर बेल्फर से कि आपको एक मेंटेनेंस का अमाउंट देना है, तो यहां पर तो मिस्टर बी को बाउंड होना ही पड़ेगा देने के लिए। वो एक केस अलग हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट ये बात पूछते हैं, सो आई मेड क्लैरिफिकेशन ऑन दैट पॉइंट। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, certainty of performance। certainty of performance मतलब या certainty of meaning, I'm sorry, please make certainty of meaning। तो पहले मैं अपनी बात लिख दूं, contract must be certain or capable of being made certain। बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई एग्रीमेंट वेग है, इनडेफिनिट है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नजर में वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब आप कहेंगे वेग मतलब, मैं आपसे कहूं बाय माय कार फॉर ₹1 lakh इफ यू विश और यू कैन गिव मी 75,000। नाउ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग इज मिसिंग, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सर्टेन, वेग हो गया कि जहां मैं ऑफर दे रहा हूं बाय माय कार फॉर ₹1 lakh or if you wish you can give me 75,000. Now this is vague, right? Indefinite मतलब क्या? Indefinite का मतलब क्या? Suppose मेरा आपका एग्रीमेंट हुआ और मैं अपना एक जमीन का हिस्सा आपको किराए पे लीज पे दे रहा हूं, पर लीज का पीरियड ही नहीं लिखा है उसमें कि मैंने जो मेरे पास लैंड है, संपत्ति है,
वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूं, 2 साल के लिए दे रहा हूं लीज पर, या 3 साल के लिए दे रहा हूं, टाइम इज नॉट मेंशन्ड। अगेन दिस इज व्हाट, इनडेफिनिट। तो ऐसे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं गिने जाएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन पे लागू नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझ लेते हैं। से मिस्टर ए, seller of different kind of oils. Mr. A, different kind, sunflower oil, mustard oil, different coconut oil, groundnut oil, अलग अलग तरह के ऑयल में डील कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? Agreed to sell 100 tons of oil at the rate of 50,000 rupees per ton. कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके साथ? बी के साथ। तो ए अग्री कर रहे हैं that he agreed to sell 100 tons of oil at the rate of 50,000 rupees per ton to Mr. B. अब आप कहेंगे साहब कॉन्ट्रैक्ट तो सही लग रहा है, पर सर यहां वीकनेस है। क्या? काइंड ऑफ ऑयल इज नॉट क्लियर इन द एग्रीमेंट। विच काइंड ऑफ ऑयल ए अग्रीड टू सेल टू मिस्टर बी, एंड सिंस दिस इज कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम द अग्रीमेंट, दिस अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक, समझ में आ गई बात? आती है समझ में? तो मैं इसको कह सकता हूं, सिंस फ्रॉम अग्रीमेंट it is not clear agreement is for which kind of oil, and therefore not a valid contract. ठीक जी, एक और एग्जांपल देता हूं जिससे ये एसेंशियल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगला क्या कह रहे हैं? या तो सर्टेन हो कॉन्ट्रैक्ट, या तो सर्टेन हो, या केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन हो। जिसको भले सर्टेन ना हो पर उसको सर्टेन किया जा सके। जैसे मिस्टर ए is a trader of coconut oil, agreed to sell 100 tons of oil at the rate of rupees 50,000 per ton to Mr. B. In this agreement is for which kind of oil is not clear from the agreement. But since Mr. A is dealing only in coconut oil, it is precisely clear that agreement is related to coconut oil. Here what we will say? We will say that agreement is capable of being made certain. Contract is capable of being made certain. ठीक, and therefore since agreement is capable of being made certain, and therefore it is valid, right? So ये third essential भी खत्म हो गया। Now let's take up the fourth essential, and that is possibility of performance. Sir,
कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। अगर आप मुझसे कहें कि सर आप मुझे 5,000 रुपए दीजिए और मैं आपको कबूतर की तरह उड़ के दिखाऊंगा, दिस इज नॉट केपेबल। आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते। मैं आपसे कहूंगा आप मुझे अपना 1 kg गोल्ड दीजिए, मैं आपको दुगना करके दे दूंगा। ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पर हम क्या कहते हैं, इट इज नॉट केपेबल। ठीक, तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं दूसरों इसको मैं बड़ा रूप दे दूं, जो कॉन्ट्रैक्ट की नियम शर्तें हैं वो ऐसी हों जिनको परफॉर्म किया जा सके। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी नियम शर्तें हैं जो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के एक्सपीरियंस में परफॉर्म नहीं हो सकती, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की कोई सैंक्टिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, एसेंशियल मिसिंग है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। सो टर्म्स मस्ट बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। बस इतनी सी बात मैं करूंगा और आपको समझ भी आ गई होगी। तो चलिए आज के दिन का लास्ट एसेंशियल लें। देखिए 4 एसेंशियल क्या हो गए, कम से कम 2 पार्टी, मतलब आइडेंटिटी शुड बी स्टेब्लिश्ड। दूसरा, पार्टीज शुड हैव इंटेंशन टू एंटर लीगल रिलेशनशिप। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। चौथा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पांचवा आ जाइए एसेंशियल, और ये लास्ट है। लेट अस कवर दिस रैपिडली पर समझ के। अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। आइए पहले इस बात को समझिए कि यहां डिस्कशन होने क्या जा रहा। मैं वहीं से शुरू करूं जो मैंने आपको पहले बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। इन अदर वर्ड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही ऐसा एक्ट नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट के हर एस्पेक्ट को कवर करे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लागू हो सकता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी लागू हो सकता है, पार्टनरशिप एक्ट भी लागू हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट भी लागू हो सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। राइट? हाँ जी। अब ये क्या कह रहा है, अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अब इस बात को और जरा अच्छे से समझिए। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा कोई और एक्ट भी लागू हो रहा है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड नहीं है जब तक अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी ना कर दी जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है चाहे ओरल एग्रीमेंट करो और चाहे राइटिंग में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता, बोथ हैव सेम इफेक्ट। पर हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो केवल राइटिंग में हो सकते हैं क्योंकि दूसरे लॉ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो मैं फोन करके पॉलिसी नहीं लूंगा, सर मुझे अग्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई मुझे या मैं किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं तो अग्रीमेंट राइटिंग में करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने साफ कह दिया कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करोगे ही करोगे। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा कोई और एक्ट भी लागू है तो उस एक्ट की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूं,
statutory requirements of law with agreement should be in writing or agreement should be registered under the law for the time being in force, or agreement should be witnessed, यानी अग्रीमेंट किसी विटनेस के सामने हो, तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं किसी और लॉ की। मैं लिख दूं अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ शुड बी ड्यूली कंप्लाइड विद। तो एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। अगर इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट relating to immovable property, then contract should not only be in writing, but it should be registered under law for the time being in force. For the time being in force का मतलब क्या है? Immovable property, इस केस की बात कर रहा हूं कि कोई भी लॉ जो immovable property से रिलेटेड है और उस समय लागू है, क्योंकि लॉ बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो ये वर्ड यूज कर लिया जाता है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उस समय जो लागू है। तो साहब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट क्या कह रहा है? दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी विटनेस्ड, इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ, all such requirements should be duly complied with. Similarly, अगर कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो क्लियरली इंश्योरेंस एक्ट ने प्रोवाइड किया है इट शुड बी इन राइटिंग। तो देखिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो गई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। कहा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा कोई और एक्ट काम कर रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट को भी आप पूरा करेंगे। So these were the essentials। ये जब होंगे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल तभी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होगा, तभी उसको आप वैलिड मानोगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे आऊंगा तो मैं बहुत जल्दी शायद 1 या 2 दिन में सेक्शन 10 के एसेंशियल्स को कवर करूंगा। ठीक है जी, आप चाहें अगर कोई आपके मन में डाउट आए तो आप कमेंट पे जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई। ठीक, तो आज के लिए इजाजत, और आप चाहे तो नोट कर लें। नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी।